हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लाइमेटोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कवर करने के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री 26 मिनट एंड 21 सेकेंड साउथ लैटिट्यूड पर लोकेटेड है, जो पृथ्वी का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जहां सूरज दोपहर के वक्त बिल्कुल सीधा सिर के ऊपर होता है। मतलब इस लाइन के साउथ में कहीं भी आपको सूरज कभी सीधा सिर के ऊपर या वर्टिकल नहीं दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पे दिसंबर सोल्स्टाइस के टाइम, जो लगभग 21 दिसंबर के आसपास होता है, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, चिली और ब्राजील के कुछ रीजन्स में सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। इस दिन ये लोग अपने शहरों में दोपहर के वक्त सूरज को उसकी सबसे ऊंची पोजीशन पर देखते हैं और इस टाइम पर यहाँ सबकी शैडो सबसे छोटी होती है। ठीक है, जब हम इक्वेटर की बात करते हैं तो वहां पर नो शैडो जोन बनता है, यानी कि ऐसा फिनोमेना बन जाता है जहां पर शैडो होती ही नहीं है। लेकिन जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर शैडो छोटी होती है, ना कि बिल्कुल से विलुप्त हो जाती है या गायब हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए। ये लाइन पृथ्वी के सदर्न हेमिस्फेयर को दो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करती है, ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन। ट्रॉपिकल जोन, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो एरिया होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है और यहाँ पूरी साल गर्मी रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिकल जोन में आता है, जहाँ पूरा साल गर्मी और मानसून के वेदर रहता है। दूसरी तरफ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में आता है, जहाँ मौसम के साथ गर्मी, सर्दी और बरसात जैसी अलग अलग सीजन्स होते हैं। साउथ अफ्रीका का सदर्न हिस्सा टेम्परेट जोन में आता है, जहां मौसम हर सीजन के साथ बदलता रहता है और थोड़ा ठंडा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का टोटल सरकमफेरेंस, यानी इस लाइन की टोटल लंबाई लगभग 36,788 किलोमीटर, अगर माइल्स में कहें तो 22,859 माइल्स है। अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अलोंग ट्रेवल करेंगे तो आपको लगभग 37,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसमें डेजर्ट ऑफ नामीबिया से लेकर ब्राजील के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स तक अलग अलग लैंडस्केप और कल्चर मिलेंगे। ये दिखाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को क्रॉस करता है और इस लाइन के आसपास कितने डाइवर्स एनवायरनमेंट्स और लोग रहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 10 कंट्रीज से होकर गुजरता है, जिनमें चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। ये लाइन इन सभी देशों के अलग अलग रीजन्स को क्रॉस करती है और इन रीजन्स में लोगों की जिंदगी और उनका एनवायरनमेंट इसी के हिसाब से काफी इन्फ्लुएंस्ड होता है। देखो, जब हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की थी या हमने इक्वेटर की बात की थी, तो हमने डिस्कस किया था कि वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है या खान पान है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के हिसाब से ढलता है, क्योंकि इन दोनों का वेदर अलग अलग होता है। सेम चीज यहाँ पर भी है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास जितने भी देश हैं, जिन देशों से ये रेखा गुजरती है, ये लाइन गुजरती है, वहाँ का खान पान रहन सहन भी इसके हिसाब से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया का रॉकहैम्पटन शहर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल पास लोकेटेड है, जो इस शहर को ट्रॉपिकल क्लाइमेट की यूनिक फीचर्स देता है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ का मौसम और एनवायरनमेंट दूसरी जगह से काफी अलग अलग होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास का क्लाइमेट काफी गर्म और ड्राई होता है, जिसमें कई जगह पर डेजर्ट लाइक कंडीशंस देखने को मिलते हैं। ये रीजन अक्सर गर्मी और ड्राई कंडीशंस के लिए जाना जाता है और कई जगह पर गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि ये एरियाज डेजर्ट्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चिली में अटाकामा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे ड्राई डेजर्ट माना जाता है, और सदर्न अफ्रीका का कालाहारी डेजर्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल आसपास सिचुएटेड है। ये डेजर्ट्स इन लाइन के गर्म और एरिड क्लाइमेट का बेस्ट एग्जाम्पल है, जहां बारिश की कमी होती है और टेम्परेचर काफी हाई होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास के एरियाज में दो डिस्टिंक्ट सीजन्स देखने को मिलते हैं, एक वेट सीजन और दूसरा ड्राई सीजन। ये सीजन से खासकर उन रीजन्स में होते हैं जो मानसून विंड से प्रभावित होते हैं। वेट सीजन के दौरान बारिश होती है और एनवायरनमेंट थोड़ा वेट और ग्रीन हो जाता है, जबकि ड्राई सीजन के वक्त ये एरियाज काफी ड्राई और गर्म हो जाते हैं और बारिश बिल्कुल कम या ना के बराबर होती है। एग्जाम्पल के लिए सदर्न ब्राजील में वेट सीजन के दौरान काफी सिग्निफिकेंट बारिश होती है, जिससे क्रॉप्स और वेजिटेशन ग्रो करते हैं। लेकिन ड्राई सीजन में बहुत कम बारिश होती है, जिससे ये एरिया काफी ड्राई और सूखा हो जाता है। इन एक्टिविटीज की वजह से यहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास दिन की लंबाई पूरे साल में बदलती रहती है, जिसमें गर्मी के मौसम में दिन लंबे हो जाते हैं और सर्दी के मौसम में दिन छोटे होते हैं।
एग्जाम्पल के लिए नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन्स में गर्मी के दिन लंबे और गर्म होते हैं, जबकि सर्दी के दिन छोटे और थोड़े ठंडे होते हैं। इससे यहाँ का लाइफ स्टाइल और एग्रीकल्चर भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होता है, क्योंकि दिन की लंबाई के हिसाब से लोग अपने काम और फसल उगाने के टाइम पीरियड को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि दिसंबर सॉल्स्टिस के टाइम जो 21 दिसंबर के आसपास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूरज सीधा सिर के ऊपर होता है। इस दिन को सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिसंबर 21 को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास वाले लोकेशंस जैसे ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और ब्राजील में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात देखने को मिलती है। इस दिन सूरज को बिल्कुल ऊंची पोजीशन में देखा जा सकता है, यानी जो सूरज है आपका वो वर्टिकल होता है, और इस समय लोग पूरा दिन काफी ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्रॉपिक्स का सदर्न बाउंड्री माना जाता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया होता है। ये रीजन साल के अलग अलग समय पर डायरेक्ट सनलाइट एक्सपीरियंस करता है, जिससे यहाँ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया जैसे ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत के कुछ हिस्सों में भी ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। भारत के जो राज्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आते हैं, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये सारे के सारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का अनुभव करते हैं। इन जगहों पर साल भर काफी गर्मी होती है और कभी कभी बारिश के साथ मानसून भी आता है। इस बाउंड्री के हिसाब से दुनिया का ये हिस्सा क्लाइमेट के मामले में यूनिक होता है, जहां डायरेक्ट सनलाइट का इम्पैक्ट पूरे साल महसूस किया जा सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में टेम्परेट जोन होता है, जहां मौसम अलग अलग सीजन के साथ बदलता रहता है। यहाँ का क्लाइमेट टेम्परेट होता है, जिसमें हर सीजन का अपना अलग असर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सदर्न ऑस्ट्रेलिया के रीजन्स में इस प्रकार के मौसम में लोगों को सीजन के हिसाब से अपने काम और लाइफ स्टाइल को एडजस्ट करना पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास डेजर्ट और एरिड या ड्राई रीजन्स काफी आम है, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर सिस्टम और ड्राई कंडीशंस प्रिवेल करते हैं। दो चीजें ध्यान रखिएगा, हाई प्रेशर सिस्टम और ड्राई कंडीशंस, जहां पर भी ये होंगे वहां पर डेजर्ट और एरिड जो आपके रीजन से कैसे होंगे, एरिड होंगे। ठीक है, ये सिस्टम्स हवाओं को मॉइस्चर से दूर रखते हैं, जिसकी वजह से ये एरियाज काफी ड्राई रहते हैं और डेजर्ट्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नामीबिया का नामिब डेजर्ट और ऑस्ट्रेलिया का आउटबैक दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास सिचुएटेड हैं, और इनका क्लाइमेट काफी ड्राई और गर्म होता है। ये रीजन्स साल भर ड्राई रहते हैं और इन्हें एक्सट्रीम हीट का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को नेविगेशन और जियोग्राफिक स्टडीज के लिए एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम मानते हैं और इक्वेटर को मानते हैं, सेम हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी नेविगेशन और जियोग्राफिक स्टडीज के लिए एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ठीक है, इसको यूज करके कार्टोग्राफर्स जो मैप बनाने वाले होते हैं, पृथ्वी को अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का इस्तेमाल करते हुए कार्टोग्राफर्स अर्थ को डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में क्लासिफाई करते हैं, जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स, जो अलग अलग रीजन्स के क्लाइमेट को समझने में मदद करता है। ये लाइन जियोग्राफर्स और नेविगेटर्स के लिए काफी हेल्पफुल होती है, खासकर तब जब अर्थ के डिफरेंट एरियाज का एनालिसिस करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी काफी ज्यादा है, क्योंकि प्राचीन सभ्यताओं ने सूरज की पोजीशंस को ट्रैक करने के लिए कैलेंडर्स और मेथड्स डेवलप की थी। इन सिविलाइजेशंस ने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साथ सूरज की मूवमेंट को देखकर अपने खेती के समय का निर्धारण भी किया था। ठीक है, जैसा कि अगर हम जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के लोग भी, जैसे अगर हम भारत की ही बात कर लें, ठीक है, तो हमारे यहाँ डिफरेंट सीजन्स होते हैं। जब हमारे यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन आता है, उस समय आप देखोगे जो क्रॉप का सीजन होता है अलग होता है, विंटर में अलग होता है, तो सेम यहाँ पर भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे साउथ अमेरिका और अफ्रीका के प्राचीन लोगों ने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास सूरज की गति को देखकर बीज बोने का सीजन निर्धारित किया, जिससे उनका एग्रीकल्चर काफी इन्फ्लुएंस्ड हुआ। आप अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हिसाब से भी सोचो, अगर मान के चलो विंटर के सीजन में, जैसे जो विंटर का सीजन आता है, इस समय जो समर सीजन की क्रॉप्स होते हैं उनको अगर हम यहाँ पर सो करेंगी, उनको अगर यहाँ पर हम बोएंगी, तो हमें क्या वो प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तो सीजन के हिसाब से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास के लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के लोग अपने जो क्रॉप्स हैं उनको सो करते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और वेदर डिस्टर्बेंसेस अक्सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक और ओशनिक इंटरेक्शंस के कारण होते हैं। सेम चीज कहाँ पर होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास।
इस लाइन के आसपास के रीजन्स में हवा और समुद्र की तापमान में इंटरेक्शन के कारण साइक्लोन्स बनते हैं जो काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में आने वाले साइक्लोन्स का फॉर्मेशन अक्सर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास होता है, जो कि वेदर पैटर्न्स का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कई डेजर्ट से गुजरता है, जैसे अफ्रीका का कालिहारी डेजर्ट और साउथ अमेरिका का अटाकामा डेजर्ट। ये डेजर्ट्स अपने ड्राई और एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए मशहूर हैं, जहां बारिश काफी कम होती है या बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे चिली का एंटोफागास्टा शहर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास सिचुएटेड है और ये अटाकामा डेजर्ट के अंदर आता है, जो दुनिया के सबसे ड्राई डेजर्ट्स में से एक माना जाता है। ट्रॉपिक के आसपास के ये रीजन्स एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, जो उनका नेचुरल एनवायरनमेंट और वहाँ की लिविंग कंडीशंस को काफी इन्फ्लुएंस भी करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, जहां लोग गर्म मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए आते हैं। इस लाइन के आसपास का क्लाइमेट ट्रॉपिकल और प्लेजेंट होता है, जो लोगों को यहाँ की खूबसूरत जगहों का मजा लेने के लिए अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास लोकेटेड ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ का समुद्री जीवन और नेचुरल ब्यूटी लोगों को काफी अट्रैक्ट भी करता है। एक्सियल प्रेसिशन हमने एट लेंथ डिस्कस किया है, क्या होता है, कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब एक्सियल प्रेसिशन का इम्पैक्ट आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा, इक्वेटर पर होगा, तो जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर भी होगा, ठीक है। तो एक्सियल प्रेसिशन की वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की पोजीशन थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी का टिल्ट धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है। इसको अर्थ के एक्सिस का वॉबल कहते हैं, जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की एग्जैक्ट लोकेशन टाइम के साथ थोड़ी साउथवर्ड मूव करती है। एग्जाम्पल के लिए पिछले कई सालों में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न धीरे धीरे साउथवर्ड शिफ्ट हुआ है और फ्यूचर में भी ये अर्थ के एक्सियल प्रेसिशन के कारण थोड़ा और मूव करता रहेगा। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो लॉन्ग टर्म चेंजेस को दिखाता है, ठीक है। चलिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में हमें जो जानकारी लेनी थी हमने ले ली। अब हम बात करते हैं आर्कटिक सर्कल की। आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री 33 मिनट्स एंड 47 सेकेंड्स नॉर्थ लैटिट्यूड पर लोकेटेड है और ये पृथ्वी का नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है, जहां एक दिन के लिए सूरज लगातार होराइजन के ऊपर या नीचे रहता है। इसी फिनोमेना को हम मिडनाइट सन और पोलर नाइट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्वे के ट्रॉम्सो जैसी जगह पर समर सोल्स्टिस के दौरान सूरज नहीं डूबता और विंटर सोल्स्टिस के टाइम सूरज नहीं निकलता। ये यूनिक नेचुरल इवेंट इन रीजन्स को बाकी जगहों से काफी अलग भी बनाता है। आर्कटिक रीजन पृथ्वी को दो रीजन्स में डिवाइड करता है, पोलर रीजन जो आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में होता है और सब आर्कटिक रीजन जो आर्कटिक सर्कल के साउथ में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्दर्न कनाडा सब आर्कटिक रीजन में आता है, जहां का क्लाइमेट आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल नीचे होने के कारण थोड़ा मॉडरेट होता है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड और नॉर्दर्न रशिया जैसे एरियाज पोलर रीजन्स में आते हैं, जहां का क्लाइमेट काफी एक्सट्रीम और ठंडा होता है, क्योंकि ये आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में लोकेटेड है। आर्कटिक सर्कल का टोटल सर्कमफरेंस लगभग 15989 किलोमीटर्स या आपके 9934 माइल्स है, जो ट्रॉपिक्स या इक्वेटर के कंपैरिजन में काफी कम है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप आर्कटिक के साथ ट्रेवल करेंगे तो आपको तकरीबन 15989 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस बाकी ज्योग्राफिकल लाइंस है, ये डिस्टेंस बाकी के ज्योग्राफिकल लाइंस के मुकाबले में छोटी होती है या कम होती है, लेकिन ये रीजन अपने एक्सट्रीम क्लाइमेट और नेचुरल ब्यूटी के लिए काफी मशहूर है। आर्कटिक सर्कल 8 देशों से होकर गुजरता है, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, अलास्का वाला पार्ट, ठीक है, कनाडा, डेनमार्क यानी ग्रीनलैंड और आइसलैंड शामिल है। ये लाइन इन सभी देशों के नॉर्दर्न रीजन्स को टच करती है और इनका मौसम और ज्योग्राफी आर्कटिक सर्कल के काफी क्लोज होने के कारण यूनिक होती है। एग्जाम्पल के लिए फिनलैंड का रोवानिएमी शहर बिल्कुल आर्कटिक पर सिचुएटेड है, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में काफी मशहूर है। आर्कटिक सर्कल के आसपास का क्लाइमेट काफी ठंडा और हार्श होता है, जहां टुंड्रा लैंडस्केप्स, लंबी सर्दी और छोटी गर्मियां होती है। ये रीजन पूरे साल काफी कोल्ड रहता है और यहाँ विंटर्स काफी लंबे और इंटेंस होती हैं, जबकि समर्स बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अलास्का के बैरो जैसी जगह पर ज्यादातर साल भर टेम्परेचर फ्रीजिंग से नीचे रहता है और बस थोड़े दिन के लिए समर होता है जब बर्फ पिघलती है, लेकिन वो पीरियड भी काफी शॉर्ट होता है। आर्कटिक सर्कल में सीजनल वेरिएशंस काफी एक्सट्रीम होते हैं, खासकर डे लाइट के मामले में। यहाँ समर्स में मिडनाइट सन होता है, जिसमें कॉन्टिन्यूअस डे लाइट होती है और विंटर्स में पोलर नाइट होती है, जिसमें कॉन्टिन्यूअस डार्कनेस होती है।
एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्वे के स्वालबोर्ड रीजन में अप्रैल के एंड से लेकर अगस्त के एंड तक लगातार दिन का उजाला रहता है, जबकि नवंबर के मिडल से लेकर जनवरी के एंड तक पोलर नाइट देखने को मिलती है, जिसमें सूरज बिल्कुल भी नहीं निकलता और पूरी रात जैसा एनवायरनमेंट होता है। ये एक्सट्रीम डे लाइट और डार्कनेस इन रीजन्स को काफी अलग और स्पेशल भी बनाते हैं। आर्कटिक सर्कल को आर्कटिक रीजन का सदर्न बाउंड्री माना जाता है। ये रीजन अपने कोल्ड टेम्परेचर्स, आइस कवर्ड समुद्र और टुंड्रा लैंडस्केप्स के लिए भी जाना जाता है। इस रीजन में ज्यादातर वक्त बर्फ और परमाफ्रोस्ट बना रहता है और यहाँ का मौसम काफी ठंडा और एक्सट्रीम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आर्कटिक रीजन में ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न कनाडा और नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया जैसे एरियाज आते हैं, जहाँ जमीन ज्यादातर साल भर बर्फ से ढकी रहती है और वहाँ परमाफ्रोस्ट देखने को मिलता है। आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में पोलर रीजन होता है, जो दुनिया के सबसे एक्सट्रीम एरियाज में शामिल है। यहाँ का मौसम और टेम्परेचर स्पेशली विंटर्स में बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, जहाँ बर्फ और आइस काफी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ पोल जो पोलर रीजन के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, वहाँ सर्दियों में टेम्परेचर अक्सर -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यहाँ की एक्सट्रीम ठंड और आइस कवर्ड एनवायरनमेंट इस रीजन को दुनिया के सबसे चैलेंजिंग और ठंडे रीजन्स में से एक बना देती है। आर्कटिक सर्कल में यूनिक वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, जो सिर्फ इस ठंडे और हार्श एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव कर सकती है। इन एनिमल्स में पोलर बियर्स, रेनडियर, आर्कटिक फॉक्सेस और काफी प्रकार की व्हेल्स शामिल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पोलर बियर आर्कटिक रीजन का एक आइकॉनिक एनिमल है, जो अपने शिकार के लिए सी आइस पर डिपेंड करता है। पोलर बियर्स आइस पर रहते हैं और सील जैसे एनिमल्स का शिकार करते हैं, और ये रीजन्स उनके जीवन के लिए एसेंशियल भी है। इसके बिना वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो ग्लोबल वार्मिंग जिस हिसाब से बढ़ रही है, ये श्योर है कि ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है। आर्कटिक सर्कल में ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत स्पार्स है, लेकिन इंडिजिनस ग्रुप्स जैसे इन्यूट, सैमी और निनेट्स यहाँ हजारों सालों से रहते आए हैं और उन्होंने इस हार्श क्लाइमेट में अपनी जिंदगी को अडेप्ट भी कर लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे स्कैंडिनेविया के सामी लोग अपने रिच कल्चरल ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं, जो रेंटियर हर्डिंग पर आधारित है। इन लोगों का लाइफ स्टाइल और कल्चर आर्कटिक के टफ एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व हुआ है। तो वो सीधी सी बात है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, इक्वेटर के पास है, वो उस हिसाब से डलता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम चाहे विंटर हो उसको भी झेल लेते हैं, ठीक है, गर्मी है उसको भी झेल लेते हैं, बारिश आती है वो भी हमारे लिए ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं सारे जितने भी वेदर फिनोमेना है, सारे वेदर फिनोमेना का आनंद लेते हैं। ठीक है। आर्कटिक सर्कल एक वाइडल रेफरेंस पॉइंट है नेविगेशन और जियोग्राफिकल स्टडीज के लिए, खासकर क्लाइमेट रिसर्च और ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को समझने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे साइंटिस्ट से आर्कटिक सर्कल की रीजन से डेटा इकट्ठा करते हैं, जो सी आइस और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने को मॉनिटर करने में हेल्प करता है। ये डेटा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को समझने के लिए एसेंशियल है और आर्कटिक रीजन दुनिया के क्लाइमेट पैटर्न्स को डीपली इन्फ्लुएंस भी करता है। जब हम अंटार्कटिक देखेंगे तो वहां पर भी समझेंगे कि किस प्रकार से जो आइस शीट्स हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ही इतनी बढ़ गई है कि आइस शीट को ही क्या कहते हैं, मेल्ट कर दे रही है। ठीक है। आर्कटिक सर्कल क्लाइमेट चेंजेस से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यहाँ की आइस कैप्स और ग्लेशियर्स रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं, जिससे सी लेवल्स बढ़ रहे हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट लॉस हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीनलैंड का आइस शीट बहुत तेजी से श्रिंक हो रहा है, जो ग्लोबल सी लेवल के राइज होने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इन आइस शीट के मेल्ट होने का असर आर्कटिक वाइल्ड लाइफ पर बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि उनका नेचुरल एनवायरनमेंट तेजी से खत्म हो रहा है। जब हम लोग एनवायरनमेंट पढ़ेंगे वहां पर और डीप में इसको समझेंगे कि किन किन स्पेसीज पर इनका ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। आर्कटिक सर्कल में टूरिज्म भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ की यूनिक एक्सपीरियंसेस लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे नॉर्दर्न लाइट्स और मिडनाइट सन का एक्सपीरियंस लेना। नॉर्दर्न लाइट्स या आपका ऑरोरा बोरेलिस आपने सुना होगा, सेम एक ही बात है। एग्जाम्पल के लिए फिनलैंड के लैपलैंड रीजन में कई टूरिस्ट आते हैं नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए और विंटर लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ का नेचुरल ब्यूटी और यूनिक फिनोमेना लोगों को दुनिया के हर कोने से अट्रैक्ट करता है। आर्कटिक सर्कल ग्लोबल वेदर पैटर्न्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ के कोल्ड टेम्परेचर्स और सी आइस अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। आर्कटिक रीजन से कूलिंग सिस्टम के रूप में काम करता है, सेम जैसा कि आपका अंटार्कटिक सर्कल करता है, या उसका जो अंटार्कटिक रीजन है वो करता है, जो कि पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आर्कटिक रीजन दुनिया के लिए एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम का काम करता है, लेकिन सी आइस के मेल्ट होने से ये बैलेंस डिसरप्ट हो रहा है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया।
जो कि क्लाइमेट चेंज को और बढ़ावा दे रहा है। इससे ग्लोबल वार्मिंग और सी लेवल राइज जैसे इश्यूज और भी सीरियस होने लगी। आर्कटिक सर्कल की पोजीशन पृथ्वी के एक्सियल टिल्ट के कारण थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, जो टाइम के साथ वॉबल करता है। ये फिनोमेना हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में भी देखा है। इसी फिनोमेना को एक्सियल प्रोसेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आर्कटिक सर्कल का एग्जैक्ट लोकेशन इसी वॉबल के कारण हर साल लगभग 15 मीटर्स नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये ग्रेजुअल मूवमेंट पृथ्वी के रोटेशनल पैटर्न के लॉन्ग टर्म इफेक्ट का एक एग्जाम्पल है। हमने स्पिनिंग टॉप का भी एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको एक्सेल प्रेसिशन याद हो। ठीक है, अब तक भारत का आर्कटिक रीजन में सिर्फ एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन है जो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ये स्टेशन नॉर्वे के स्वालबार्ड के नाय एल्सिंड एरिया में लोकेटेड है। हिमाद्री 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था और तब से भारत का आर्कटिक में साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक सेंट्रल पॉइंट रहा है। यहाँ इंडियन साइंटिस्ट्स क्लाइमेट चेंजेस, ग्लेशियर्स और एनवायरमेंटल चेंजेस जैसे टॉपिक्स पर एक्सटेंसिव रिसर्च करने आते हैं, जो आर्कटिक रीजन के ग्लोबल इकोसिस्टम और पृथ्वी के क्लाइमेट पर पड़ने वाले इफेक्ट को समझने में मदद करता है। भारत आर्कटिक रीजन्स में कई इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशंस और साइंटिफिक एक्सपीडिशन में भी हिस्सा लेता रहा है, जहां दूसरे देशों के साइंटिस्ट्स एक साथ मिलकर आर्कटिक के इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल शिफ्ट पर काम करते हैं। लेकिन हिमाद्री भारत का एकमात्र डेडिकेटेड और परमानेंट रिसर्च फैसिलिटी है जो पूरी तरह से आर्कटिक रीजन के एनवायरनमेंट और क्लाइमेटिक चेंजेस के रिसर्च के लिए बनाया गया है। यहाँ की रिसर्च से भारत को न सिर्फ आर्कटिक पर बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट पर वैल्यूएबल इंसाइट मिलते हैं, जो फ्यूचर एनवायरमेंटल पॉलिसीज और क्लाइमेट स्ट्रेटजीज बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अंटार्कटिक सर्कल की, जो कि लोकेटेड है आपका 66 डिग्री 33 मिनट एंड 47 सेकेंड साउथ लैटिट्यूड पर। ये पृथ्वी का अहम जियोग्राफिकल पॉइंट है। ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है जहां सूरज एक दिन के लिए लगातार होराइजन के ऊपर या नीचे रहता है, जो एक यूनिक नेचुरल फिनोमेना को जन्म देता है। इसको मिडनाइट सन और पोलर नाइट के नाम से जाना जाता है, जो कि हमने आर्कटिक सर्कल के बारे में भी देखा है। मिडनाइट सन तब होता है जब सूरज पूरी रात होराइजन के ऊपर रहता है, और पोलर नाइट तब होती है जब सूरज पूरी रात होराइजन के नीचे छुपा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अंटार्कटिका के एमंडसेन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन जैसी जगह पर समर सॉल्स्टिस के दौरान, जो लगभग 21 दिसंबर के आसपास होता है, पूरे दिन और रात रोशनी होती है, जबकि विंटर सॉल्स्टिस के दौरान, जो लगभग 21 जून के आसपास होता है, पूरी रात अंधेरा होता है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस सिर्फ अंटार्कटिक सर्कल के अंदर देखने को मिलते हैं, जो इस रीजन को दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग बनाता है। अंटार्कटिक सर्कल पृथ्वी को पोलर रीजन और सब पोलर रीजन में डिवाइड करता है। पोलर रीजन अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में होता है और यहाँ दुनिया के सबसे एक्सट्रीम क्लाइमेट पाए जाते हैं, जहाँ बर्फ, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स और ग्लेशियर्स डोमिनेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अंटार्कटिक पेनिनसुला, जहाँ कई रिसर्च स्टेशंस और ग्लेशियर्स सिचुएटेड हैं, पोलर रीजन का एक हिस्सा है। यहाँ साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स और बायोडाइवर्सिटी जैसे टॉपिक्स पर रिसर्च करने के लिए आते हैं। सब पोलर रीजन, जो अंटार्कटिक सर्कल के नॉर्थ में है, थोड़ा कम एक्सट्रीम होता है, लेकिन फिर भी काफी ठंडा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे साउथ अमेरिका और न्यूजीलैंड के सदर्न टिप्स सब पोलर रीजन में आते हैं। यहाँ का क्लाइमेट पोलर रीजन से माइल्ड होता है, लेकिन फिर भी काफी चैलेंजिंग कंडीशंस प्रेजेंट करता है। इन रीजन्स में ठंडी हवा, टुंड्रा लाइक कंडीशंस और ओकेशनल स्नोफॉल देखने को मिलते हैं। अंटार्कटिक सर्कल का ये जियोग्राफिकल डिवाइड पृथ्वी के इकोसिस्टम और क्लाइमेट पैटर्न्स को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ की रिसर्च और एक्सप्लोरेशन दुनिया के ग्लोबल क्लाइमेट पर पड़ने वाली इफेक्ट को समझने में मदद करती है, और यहाँ होने वाली एक्सट्रीम नेचुरल फिनोमेना को लोग समझने के लिए आते हैं। अंटार्कटिक सर्कल का सर्कमफेरेंस लगभग 15,989 किलोमीटर है, जो आर्कटिक सर्कल के सर्कमफेरेंस के आसपास ही है। ये लाइन अंटार्कटिक के आसपास का एक सिग्निफिकेंट ज्योग्राफिकल मार्कर है, जिसका इंपॉर्टेंस साइंटिफिक रिसर्च और ग्लोबल क्लाइमेट स्टडीज में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल सिर्फ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को ही सराउंड करता है और किसी दूसरे कंट्री या कॉन्टिनेंट से नहीं गुजरता। ठीक है, बाकी अभी तक हमने जितने भी देखे हैं, किसी न किसी कंट्री से गुजरते हैं, किसी न किसी रीजन से गुजरते हैं, लेकिन अंटार्कटिक सर्कल ऐसा है जो केवल और केवल अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को ही सराउंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जहां आर्कटिक सर्कल कई कंट्री जैसे नॉर्वे, कनाडा और रशिया से होकर गुजरता है, वहीं अंटार्कटिक सर्कल सिर्फ अंटार्कटिका के फ्रोजन लैंड मास को घेर कर रखता है। इस वजह से अंटार्कटिक सर्कल काफी आइसोलेटेड है और ये दुनिया के सबसे रिमोट और अनइनहैबिटेड रीजन्स में से एक माना जाता है।
अंटार्कटिक सर्कल के अंदर का क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड होता है और इस रीजन को पोलर डेजर्ट के रूप में क्लासिफाई किया गया है। यहाँ बहुत कम प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। यहाँ बहुत ही थोड़ा स्नोफॉल होता है या बारिश होती है, वो भी निग्लेजिबल, ना के बराबर। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर दुनिया के सबसे ठंडे हिस्सों में से एक है। एग्जाम्पल के तौर पे ईस्ट अंटार्कटिक प्लेटू दुनिया के सबसे ठंडे जगहों में से एक माना जाता है, जहाँ का टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो इसे दुनिया के कोल्डेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स में से एक बनाता है। यहाँ का हार्श एनवायरनमेंट और फ्रीजिंग टेम्परेचर से ह्यूमन हैबिटेशन के लिए काफ़ी टफ माना जाता है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये रीजन काफ़ी वैल्यूएबल है। अंटार्कटिक सर्कल के अंदर यूनिक वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है, जो इस फ्रीजिंग एनवायरनमेंट के लिए स्पेशली एडेप्टेड हैं। इस वाइल्ड लाइफ में पेंगुइन्स, सील्स और व्हेल्स शामिल हैं, जो एक्सट्रीम ठंड में भी जीवित रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एम्परर पेंगुइन, जो अपनी एक्सट्रीम कोल्ड को सहने की शक्ति के लिए जाना जाता है, अंटार्कटिक कोस्ट पर कॉलोनीज बनाता है और इसी रीजन में ब्रीडिंग करता है। ये वाइल्ड लाइफ इस रीजन के यूनिक इकोसिस्टम का हिस्सा है, जहां उनका जीवन आइस और कोल्ड टेम्परेचर्स पर डिपेंड करता है। अंटार्कटिक सर्कल में ह्यूमन प्रेजेंस बहुत लिमिटेड है और ये मोस्टली साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन तक सीमित रहती है। यहाँ इंसान परमानेंट सेटलमेंट के लिए नहीं रहती, बल्कि अंटार्कटिका का इस्तेमाल सिर्फ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए ही किया जाता है। इस रीजन को अंटार्कटिक ट्रीटी के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, जो अंटार्कटिका को एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है और ये श्योर करता है कि ये रीजन सिर्फ पीसफुल साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही यूज किया जाए। एग्जाम्पल के लिए वोस्टोक स्टेशन, जो रशिया का एक रिसर्च फैसिलिटी है, यहाँ दुनिया की सबसे कोल्ड टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए हैं और यहाँ क्लाइमेट और आइस कोर स्टडीज के लिए रिसर्च होती है। ये स्टेशन अंटार्कटिका के एक्सट्रीम कंडीशंस के स्टडी के लिए अहम पॉइंट है। अंटार्कटिक सर्कल क्लाइमेट रिसर्च के लिए बहुत क्रूशल है, क्योंकि यहाँ का आइस शीट और ग्लेशियर्स ग्लोबल सी लेवल्स को रेगुलेट करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। साइंटिस्ट यहाँ के ग्लेशियर्स और आइस शेल्व्स को मॉनिटर करते हैं, जिसमें मेल्टिंग का प्रोसेस क्लोजली देखा जाता है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे लार्सन आइस शेल्फ और अंटार्कटिक आइस शीट के दूसरे हिस्सों का मेल्टिंग काफ़ी ध्यान से मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दुनिया के सी लेवल्स पर पड़ता है। समर सॉल्स्टिस के दौरान अंटार्कटिक सर्कल में 24 आवर्स की लगातार रोशनी होती है, जबकि विंटर सॉल्स्टिस के दौरान 24 आवर्स तक लगातार अंधेरा छाया रहता है। एग्जाम्पल के लिए एमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन, जो अंटार्कटिका के सेंटर में लोकेटेड है, वहाँ 6 महीने तक लगातार डे लाइट होती है, जिसके बाद अगले 6 महीने तक बिल्कुल डार्कनेस होती है। ये एक्सट्रीम डे और नाइट साइकिल अंटार्कटिक सर्कल की यूनिक ज्योग्राफिक पोजीशन के कारण होती है और यहाँ के रिसर्च स्टेशंस इन एक्सट्रीम कंडीशंस को स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अंटार्कटिक सर्कल में टूरिज्म पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गया है, जहां लोग इसके प्रिस्टीन लैंडस्केप, ऑरोरा ऑस्ट्रालिसिस या सदर्न लाइट्स और यूनिक वाइल्ड लाइफ का आनंद लेने के लिए आते हैं। टूरिस्ट से इस रीजन की अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी, आइसी लैंडस्केप्स और अंटार्कटिका के रेयर एनिमल जैसे पेंगुइन और सील्स देखने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। अंटार्कटिक सर्कल पृथ्वी के क्लाइमेट रेगुलेशन में एक की रोल प्ले करता है, क्योंकि कोल्ड पोलर रीजन्स ओशन करंट्स और वेदर पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अंटार्कटिक सर्कम पोलर करंट एक इंपॉर्टेंट ओशन करंट है, जो अंटार्कटिका के इर्द गिर्द कोल्ड वाटर सर्कुलेट करता है। ये ग्लोबल ओशन सर्कुलेशन और वेदर सिस्टम्स को इम्पैक्ट करता है और पूरी दुनिया का क्लाइमेट बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। इस करंट का असर सदर्न ओशंस पर होता है, जो ग्लोबल टेम्परेचर और ओशन हेल्थ के लिए जरूरी है। अंटार्कटिक सर्कल की पोजीशन टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, जो पृथ्वी के एक्सियल प्रोसेशन के कारण होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। एक्सियल प्रोसेशन एक स्लो वॉबल है जो पृथ्वी के एक्सिस में होता है, जिसकी वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल की एग्जैक्ट लोकेशन हर साल थोड़ा शिफ्ट होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे आर्कटिक सर्कल की तरह अंटार्कटिक सर्कल की पोजीशन भी हर साल थोड़ी सी चेंज होती है, क्योंकि पृथ्वी का एक्सियल टिल्ट धीरे धीरे शिफ्ट होता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, हमने कई बार डिस्कस किया है, जो लॉन्ग टर्म में अर्थ के रोटेशनल डायनेमिक्स को दिखाता है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के द्वारा स्टेब्लिश किए गए कुछ स्टेशंस जो अंटार्कटिक में हैं। पहला है हमारे पास दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिक रिसर्च बेस है, जो 1983 में स्टैब्लिश किया गया था। इस स्टेशन का एस्टेब्लिशमेंट भारत के लिए एक हिस्टोरिक स्टेप था, क्योंकि ये भारत का पहला परमानेंट प्रेजेंस था अंटार्कटिका में, जिससे भारत अंतरराष्ट्रीय साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिटी में एक्टिवली शामिल हो गया। हालांकि अब ये स्टेशन रिसर्च के लिए एक्टिव नहीं है, लेकिन ये अब एक सप्लाई बेस और ट्रांजिट कैंप के रूप में काम करता है।
दक्षिण गंगोत्री ने अंटार्कटिका में भारत के साइंटिफिक मिशंस के लिए एक फाउंडेशन बनाया, जिससे आने वाले मैत्री और भारती जैसे स्टेशन के लिए रास्ता बन पाया। ये स्टेशन भारत की अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन और रिसर्च की शुरुआत को दिखाता है और भारत के साइंटिफिक जर्नी में एक अहम माइलस्टोन भी है। अगर हम बात करें मैत्री की, तो ये एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। मैत्री भारत का दूसरा परमानेंट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है जो 1989 में एस्टेब्लिश किया गया। इस स्टेशन का काम अंटार्कटिका के हार्श और यूनिक एनवायरनमेंट में ईयर अराउंड रिसर्च को फैसिलिटेट करना है। मैत्री का फोकस एटमॉस्फेरिक साइंसेस, जियोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंसेस पर है, जहां साइंटिस्ट्स अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को समझने के लिए क्रिटिकल रिसर्च करते हैं। ये स्टेशन ना सिर्फ भारत के लिए अंटार्कटिक रीजन में एक इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक प्रेजेंस है, बल्कि ये अंतरराष्ट्रीय कोलैबोरेशंस में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इस स्टेशन के थ्रू भारत अंटार्कटिका के वेदर पैटर्न्स, जियोलॉजी और इकोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स इकट्ठा करता है। मैत्री पूरे साल ऑपरेशनल रहता है और अंटार्कटिका में भारत के साइंटिफिक मिशंस का एक मेजर हब के रूप में फंक्शन भी करता है। लास्ट है हमारे पास भारती भारत का सबसे लेटेस्ट और एडवांस्ड रिसर्च स्टेशन है जो 2012 में ईस्ट अंटार्कटिका के लार्समैन में एस्टेब्लिश किया गया था। ये स्टेशन पूरे साल ऑपरेशनल रहता है और अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च के लिए काफी एडवांस्ड भी है। भारतीय स्टेशन का प्राइमरी फोकस क्लाइमेट चेंज, ओशनोग्राफी और जियोलॉजी जैसे फील्ड्स पर है। ये स्टेशन भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय साइंटिफिक कोलैबोरेशंस और रिसर्च एक्सपीडिशन को भी सपोर्ट करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय साइंस कम्युनिटी में भारत का योगदान और बढ़ गया है। भारतीय अंटार्कटिका के मेल्टिंग आइस शीट्स, सी लेवल राइज और ओशनोग्राफिक चेंजेस को मॉनिटर करने में काफी अहम रोल प्ले करता है। ये स्टेशन भारत के साइंटिफिक एफर्ट्स को अंटार्कटिका में और भी मजबूत बनाता है और फ्यूचर रिसर्च के लिए एक की सेंटर के रूप में भी काम कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।